10.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपको सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। उम्मीद करता हूं निकल जाएगा। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तीनों का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पता है सबको? आई का कॉफिशिएंट, जे का कॉफिशिएंट और के का कॉफिशिएंट, तीनों के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके उसका अंडर रूट निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड आ जाता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। बॉस क्वेश्चन नंबर 2 ही कह रहा है कि ऐसे दो वेक्टर बताइए जिन दोनों वेक्टर हो तो अलग अलग, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यानी कि ऐसे दो वेक्टर बताइए जो दोनों वेक्टर होंगे डिफरेंट, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा अपनी तरफ से एक वेक्टर कुछ भी बना लीजिए। कुछ भी मान के चलिए, मैंने बना लिया 3i प्लस 2j प्लस 4k, ये एक वेक्टर बना लिया। अच्छा, एक और वेक्टर बना लीजिए और उस वेक्टर में क्या कीजिए, इनके यही जो डिजिट है ना 3 to 4, यही 3 to 4 ले लीजिए, लेकिन इंटरचेंज कर दीजिए आगे पीछे। जैसे मैं इसको लिख देता हूं 2i 3j प्लस 4k। ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर नहीं है। याद रखिए, दोनों के दोनों वेक्टर क्या हैं? डिफरेंट वेक्टर हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों के दोनों वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है, डिफरेंट हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए वेक्टर में जो आई का कॉफिशिएंट है 3, इसका स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट है 2, इसका स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट है 4, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा? √29। ऐसे अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? आई का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट 3 का स्क्वायर, के कॉफिशिएंट 4 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, ये भी आ जाएगा 29। यानी कि आप पाएंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर तो आपस में इक्वल है नहीं, लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों का जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड आपस में क्या है? सेम है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये तो दो हुए। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन में उसने बोल रखा है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। ऐसे दो वेक्टर बनाइए जिनका डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन सेम होने का मतलब यह हुआ मैग्नीट्यूड उसके अलग अलग हो सकते हैं, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। वो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, मैं आपको कहूं, पिछली 2-3 वीडियो में ये बताया जा चुका है कि मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे कि एक पर्सन मान के चलिए यहां पर है और एक पर्सन यहां पर है। ये बंदा चल रहा है मान के चलिए साइकिल से, और ये बंदा मान के चलिए चल रहा है मोटरसाइकिल से। दोनों जा रहे हैं यहां पे। ये मान के चलिए जो जगह है ये है उत्तम नगर, और ये मान के चलिए है तिलक नगर। तो एक बंदे को उत्तम नगर से तिलक नगर जाना है, वही रास्ता है। इस बंदे को भी उत्तम नगर से तिलक नगर जाना है, वही रास्ता है। ये जा रहा है साइकिल पे और ये जा रहा है मान के चलिए मोटरसाइकिल पे। सीधी सी बात है, ये तेजी से चला जाएगा और ये वाला बंदा धीरे धीरे जाएगा। दोनों की स्पीड अलग अलग हो सकती है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। यही नहीं, एक बात और मैं कह सकता हूं कि मान के चलिए, इसी में एक बात और जोड़ देता हूं। मान के चलिए कि ये प्लेस ए है। ओ सॉरी, यहां पे ऐसे लिख देता हूं कि यहां पर आप खड़े उत्तम नगर में। इसके बाद यहां पर मान के चलिए आता है, पिछली वीडियो का थोड़ा याद होगा, ऐसे मैंने एक जगह बना रखा उसमें तिलक नगर। इसके बाद आया मान के चलिए सुभाष नगर। इसके बाद आया मान के चलिए मोती नगर। ये कुछ जगहों का नाम है, सीधा एक रोड पे पढ़ते हैं ये सारे। तो ये बंदा है ए और ये बंदा है मान के चलिए बी। अब इसे मान के चलिए सुभाष नगर तक जाना है
और ये दोनों मान के चलिए नॉर्थ साइड में पड़ते हैं, यानी कि जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से अगर आप जाएंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, तब आप तिलक नगर, सुभाष नगर, मोती नगर जा पाएंगे। और जो बी बंदा है उसे जाना है मान के चलिए मोती नगर तक। देखिए इसे अलग डिस्टेंस कवर करना है और ए को अलग डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ये भी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये भी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? आपसे वो पूछ रहा है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। ऐसे दो वेक्टर बनाइए जो दिखने में तो अलग अलग होंगे लेकिन डायरेक्शन सेम होंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले अपनी तरफ से ए वेक्टर कुछ भी मान लीजिए। ए वेक्टर मान लिया 3i प्लस 4j प्लस 7k, ये एक वेक्टर अपनी तरफ से हमने मान लिया। अब एक ऐसा वेक्टर बनाना है, एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो इस वेक्टर से क्या हो, डिफरेंट हो लेकिन डायरेक्शन सेम हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, याद रखिए, ये जो वेक्टर आपका बना है इसके पैरेलल आपको एक दूसरा वेक्टर बनाना है। इसका मतलब ये हुआ। तो उसके लिए क्या कर दीजिए, ये जो मौजूदा वेक्टर आपने बनाया है, इस मौजूदा वेक्टर को, इस एग्जिस्टिंग वेक्टर को किसी भी एक नंबर से, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके जो वेक्टर बनेगा बॉस, वो वेक्टर होगा तो इससे डिफरेंट, लेकिन वो वेक्टर इस वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये वेक्टर और वो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जाएंगे। उसे प्रूफ कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। देखिए जैसे मान के चलिए अपनी तरफ से आपने लेट कर लिया ए वेक्टर, अब एक और वेक्टर बनाना है बी वेक्टर, जो कि इस वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो, क्योंकि उसने बोला है ना डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कीजिए, ये जो वेक्टर है ऑलरेडी 3i प्लस 4j प्लस 7k, इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी नंबर से। मान के चलिए मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 5 से मल्टीप्लाई करके जो नया वेक्टर तैयार होगा 15i 20j और 5 7 जा 35k, ये जो वेक्टर तैयार होगा बच्चों, अगर आप गौर करें तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या सेम है? नहीं, सेम नहीं है, अलग अलग हैं। वो 3i 4j 7k है, तो यहाँ पे 15i 20j 35k है। दोनों के याद रखिए एलिमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल कैसे हैं? तो इसको प्रूव करने का तरीका होता है। तरीका ये होता है कि जैसे ये ए वेक्टर लिखा हुआ है 3i, ये आपको मान के चलो कोई दो वेक्टर दे रखे हैं और कहता है जी प्रूव करो कि पैरेलल है। तो कैसे प्रूफ होगा वो समझिएगा। पहले दोनों वेक्टर लिख लीजिए। ए वेक्टर मेरा 3i 4j 7k है, बी वेक्टर मेरा 15i 20j 35k है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन वेक्टर्स में कुछ वैल्यूज निकालनी है। वैल्यूज मतलब a1 a2 a3, और नीचे वाले वेक्टर में b1 b2 और b3। a1 वेक्टर क्या होगा, जो पहले वाला वेक्टर है उसमें जो i j k के कोफिशिएंट होंगे उसे हम लोग a1 b a2 और a3 बोल रहे हैं। जैसे इसमें a1 क्या होगा 3, a2 क्या होगा 4 जो हमने अपनी मर्जी से बनाया वेक्टर, और a3 होगा 7। जबकि दूसरी तरफ नीचे वाले वेक्टर में b1 क्या होगा 15, b2 क्या होगा 20 और b3 क्या होगा 35। अब इसके बाद वही a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में b1, a2 अपॉन में b2, a3 अपॉन में b3 करेंगे। अगर मान के चलिए मैं इसमें a1 अपॉन में b1 करूं तो क्या आउटपुट, क्या रिजल्ट आएगा? 3 अपॉन में 1/5, 4 अपॉन में 20,
A2 अपॉन में B2 आएगा बच्चों, कोई आ गया था 1/5, और A3 अपॉन में B3 करेंगे तो भी क्या आएगा 1/5। ये इतना करने की जरूरत नहीं है, करना बस इसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, करना इसमें इतना ही था कि प्रूव एक ऐसे दो वेक्टर बताइए जो होंगे डिफरेंट लेकिन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और ये दूसरे पार्ट में मैंने ये बताया है कि अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं और प्रूव करना है कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो कैसे प्रूव होगा, A1 अपॉन में B1, A2 अपॉन में B2, A3 अपॉन में B3 कर देंगे। बस नीचे लिख देंगे सिंस A1 अपॉन में B1, A2 अपॉन में B2 और A3 अपॉन में B3 इक्वल है, सो बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, या बोल सकते हैं बोथ वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। ये बात है। हाँ जी, आगे चलते हैं। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, अभी कोई खास हुआ नहीं है, खास अब आगे होगा। ये सब तो खैर आप जानते भी होंगे, पहले कर रखा आप लोगों ने जो पिछली क्लासें हुई थी। अच्छा आगे चल, सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। 10.2 के आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं। 10 पॉइंट उसमें अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है। ये फोर्थ क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वो वीडियो क्लास में करा चुका हूं, पिछली क्लास में, जिसमें देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर ये एंड ये आर इक्वल। हो जाएगा क्या ये? सर लास्ट वाली वीडियो भी 15 मिनट की रुक गई थी, आपने बोला था कि क्लास में हो जाएगी। अच्छा चलिए मैं कर देता हूं। मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन करते हुए चल जाता हूं, चक्कर ही खत्म है ना। हाँ जी सर, वो मैंने पीडीएफ में देखा था, एक ऐसा क्वेश्चन लास्ट में हो रखा था, फिर याद आया कि हमने लास्ट 15 मिनट ली नहीं थी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं मैं करता हूं। ठीक है, समझ गया। नहीं सही कह रहे हैं क्योंकि लास्ट में छूट गया था, मुझे अभी याद आ गया बिल्कुल। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर 2y प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। सर क्वेश्चन में क्या रखा है कि 2y प्लस 3j और xi प्लस yj ये दोनों के दोनों वेक्टर आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालनी है तो इसमें एक काम करते हैं, क्या लिखते हैं, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड। इक्वेटिंग बोथ साइड का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो i का कॉफिशिएंट है x और यहाँ पे जो i का कॉफिशिएंट है 2, इसे इक्वल कर देंगे, और यहाँ पे j का कॉफिशिएंट है y और यहाँ पे j का कॉफिशिएंट है 3, इसे आपस में इक्वल कर देंगे। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, दिस इज द आंसर। ये आंसर आ गया बस। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट of the vector with initial point 21 and the terminal point -57। आपको याद हो मैंने बताया था कि मान के चलिए जब भी हम कोई वेक्टर बनाते हैं तो उस वेक्टर में दो चीजें होती हैं बच्चों, एक होती है इनिशियल पॉइंट और एक होता है टर्मिनल पॉइंट। तो मान के चलिए यहां पे मैं लिख रहा हूं इनिशियल पॉइंट शुरुआत में होता है और टर्मिनल पॉइंट एंड में होता है। आपको क्वेश्चन में इनिशियल पॉइंट दे रखा है बॉस 21, इसे मान लेता हूं मैं ए, और टर्मिनल पॉइंट जो आपका है वो दे रखा है क्या आपको, कहाँ गया ये, -57। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कौन गया, ले पांडे जी चले गए, शिट। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपको स्केलर कंपोनेंट बताने हैं और वेक्टर कंपोनेंट बताने हैं। देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब हम करते हैं तो पहले लिखते हैं क्या हम लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सबसे पहले लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2y प्लस जे। इसमें दो ही एलिमेंट दे रखे हैं तो पहला i का होगा, दूसरा j का होगा। k नहीं दे रखा तो k को हम लोग डिफॉल्ट 0 मान लेंगे, नहीं है k, है ना। इसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो वो होगा बॉस -5a प्लस का 7j।
सबसे पहले हमें क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर निकालना होगा ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर ही क्यों मैं बोल रहा हूँ, बी ए वैक्टर क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने खुद बोला है कि इनिशियल पॉइंट ये है और टर्मिनल पॉइंट ये है। तो जब भी हम कोई वेक्टर बनाते हैं तो याद रखिए इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ का बनाते हैं। तो इसलिए ए वेक्टर, ए जो है हमारा इनिशियल पॉइंट है, ए शुरू में लिखा और टर्मिनल बी है इसको बाद में लिखा। तो ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर हमारा क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर है माइनस का 5i प्लस का 7j और ए का पोजीशन वेक्टर है, ए का पोजीशन वेक्टर है यहाँ पर 2i प्लस का j। तो ब्रैकेट खोल देंगे, ये करवा रखा है क्वेश्चन है कई बार, लेकिन अब सारे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहली एक्सरसाइज है तो इसलिए सारे लिख दे रहा हूँ। 2i माइनस का j भी माइनस का, तो क्या आ जाएगा -5 -2 माइनस का 7i और 7 में से 1 गया 6j। ये जो तैयार हुआ है ये हमारा कहलाएगा ए बी वैक्टर। लेकिन उसने हमसे इसमें क्या पूछा है, दो चीजें पूछी हैं बॉस। एक तो उसने पूछा है स्केलर कंपोनेंट। तो जब उसने पूछा है कि स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, तो स्केलर कंपोनेंट होंगे माइनस का 7 एंड 6, ऐसे लिख के आपको देना होगा। जब उसने बोला है कि स्केलर कंपोनेंट बताइए, तो स्केलर कंपोनेंट होगा माइनस का 7 एंड 6। और दूसरे नंबर पे उसने क्या पूछा है, दूसरे नंबर पे उसने पूछा है वेक्टर कंपोनेंट्स। तो वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, उसमें आई और जे दोनों लगा देंगे, मतलब 7i एंड 6j, ये होगा वेक्टर कंपोनेंट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा किया था हमने, यस क्वेश्चन नंबर 6 पे आइएगा। ये मेरे को शायद नहीं बताना चाहिए। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। आपको ये 3 वेक्टर दे रखे हैं बच्चों, इन तीनों वेक्टर का सम बताना है। तो मैं नहीं बताता हूं, हो जाएगा शायद, ये तीनों को ऐड कर देना होगा, आई में आई, जे में जे, के में के, है ना। ठीक सर, ठीक। जी जी, हाँ देवी हो जाएगा ना। यस सर। जी ठीक है, हाँ 1 मिनट। ईयरफोन लगा लो इधर ही। अच्छा ठीक, जी आगे आते हैं जरा जी। 7th क्वेश्चन को देखिएगा जरा। आपको याद हो 7th क्वेश्चन में बताया गया था, 7th क्वेश्चन करने, हो गया सर, हो गया, हो गया। वो भी हो गया होगा शायद। जी सर, हो गया। अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है तो बता रखा है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड भी बता रखा है। डिवाइड कर देंगे। चलिए ठीक है, 7वां क्वेश्चन हो जाएगा। अब 8वें पे देखते हैं 8वां क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स। ये करूंगा नहीं, बस समझा रहा हूं मैं आपको। एक पी पॉइंट दे रखा है बॉस, क्यू पॉइंट दे रखा है। आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले पी क्यू वेक्टर बनाना है। पी क्यू वेक्टर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा चंचल जी पी क्यू वेक्टर? पी क्यू वेक्टर तैयार करने के बाद उसने उसका यूनिट वेक्टर भी पूछा है। तो पी क्यू वेक्टर का हमें पहले तो पी क्यू वेक्टर आप निकाल लेंगे, आपने बताया।
फिर वो पूछ रहा है, बताइए यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी बताना है। सोनी जी कैसे पता चलेगा पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर? सर जी PQ वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। जी बिल्कुल, पी क्यू वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, उम्मीद करता हूं। 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, 9वां क्वेश्चन भी मैं नहीं करूंगा, बस पढ़ दे रहा हूं। फॉर गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसमें क्या करेंगे आयुष जी? ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, क्या करेंगे? आयुष जी तो चले गए। अच्छा आयुष, ऑप्शन है। अच्छा ये बच्चा कहाँ चला गया? अच्छा अच्छा, क्लास का पंगा पड़ेगा। ऑप्शन है ना सभी को। अच्छा, अभिषेक जी बताइएगा आप। सर इसमें एक और बी को पहले ऐड करेंगे, फिर इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे। जी, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके कुछ आएगा और फिर उसी को क्या कर देंगे, इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सही बात है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। शायद अब ये शायद मैंने नहीं बताया था, ये अब बताता हूं, शायद ये भी हो रखा होगा। बच्चों मान के चलो आपको कोई वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर। आपको कहा जाता है कि इसके बेस पर एक ऐसा वेक्टर बनाइए जिसका मैग्नीट्यूड 8 आ जाए, या जिसका मैग्नीट्यूड 9 आ जाए, या जिसका मैग्नीट्यूड 10 आ जाए। बताया था मैंने ये? अभी नहीं बताया ना शायद? नो सर, मेरे को तो नहीं नहीं लगता। बताया सर। जी ठीक। देखिए मान के चलिए एक वेक्टर है, आपको दे रखा है। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन आइएगा 10th पर ही, 10th क्वेश्चन में करा रहा हूं। फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। बच्चों आपको एक वेक्टर दे रखा है 5i माइनस का j प्लस का 2k, ये एक वेक्टर दे रखा है और आपको कहा जाता है कि एक ऐसा वेक्टर तैयार कीजिए, फाइंड अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर तैयार कीजिए हुज मैग्नीट्यूड इज 8। मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा मुझे नहीं पता, अभी निकालेंगे, लेकिन एक ऐसा वेक्टर तैयार करना है इसके बेस पर कि जिसका मैग्नीट्यूड ही आए कितना, 8 आए, मैग्नीट्यूड आए 8। तो देखिएगा कैसे आएगा। सबसे पहले एक काम कीजिए, ये जो वेक्टर दे रखा है इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालिए। देखिए इसका मैग्नीट्यूड आ क्या रहा है। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर, जे के कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर, √30। कितना आ रहा है, 25 1 प्लस 4 √30 आ रहा है ना। इसका तो मैग्नीट्यूड आ रहा है √30। अच्छा एक बात मैं और पूछता हूं, अगर मान के चलिए मैं इसका यूनिट वेक्टर बनाने के लिए बोलूं, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए बनाने के लिए बोलूं, क्यों बोल रहा हूं बताता हूं। तो आपको कौन सा वेक्टर, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। ए वेक्टर क्या है आपका, 5i माइनस जे प्लस का 2k। इस पूरे को डिवाइड कर देंगे किससे, √30 से। तो क्या आ जाएगा, 5 अपॉन में √30i, 1 अपॉन में √30j और 2 अपॉन में √30k। बच्चों ये कौन सा वेक्टर तैयार हुआ, ये तैयार हुआ है कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ये जो तैयार हुआ है ये क्या तैयार हुआ है, ये ए का यूनिट वेक्टर तैयार हुआ है। यूनिट वेक्टर तैयार होने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं, ये जो ए वेक्टर तैयार हुआ है, अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो 100% इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। सर 1। हाँ, ये यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 100% 1 आएगा। लेकिन हमें मैग्नीट्यूड 1 नहीं चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड कितना चाहिए इस क्वेश्चन में, 8।
तो एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 आए। तो आपको बस कुछ नहीं करना होगा, बस लिखना होगा यहां पे क्या आएगा, ये यहां पर आएगा ये कुर्सी रख लो बेटा यहाँ पे, एक मिनट, ठीक। सो द रिक्वायर्ड वेक्टर इज, सो द रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, जो आपका यूनिट वेक्टर तैयार हो गया है, जो यूनिट वेक्टर तैयार हो गया है इसका मैग्नीट्यूड तो 8 है, हमें एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए। ये यूनिट वेक्टर तैयार हो गया, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, 1 है, लेकिन मुझे एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो, 8। तो आपको क्या करना होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर के लिए ये जो यूनिट वेक्टर बना है, इस यूनिट वेक्टर को 8 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब जो आपने यूनिट वेक्टर बनाया है, यूनिट वेक्टर क्या आया है, 5 अपॉन में √30i, 1 अपॉन में √30j और 2 अपॉन में √30k, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 8 5 जा 40 अपॉन में √30i, 8 अपॉन में √30j और 8 2 जा 16 अपॉन में √30k। पहले यूनिट वेक्टर बनाया बच्चों, यूनिट वेक्टर बनाने के बाद ये जो 8 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वेक्टर तैयार हुआ है। इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं क्या भला, याद रखिए कौन सा वेक्टर है, ऐसा वेक्टर है अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो 100% इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 8 आएगा, 8। हेलो हेलो, सर यस सर। यूनिट वेक्टर को बस 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 10 चाहिए होता तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते, 15 चाहिए होता तो 15 से मल्टीप्लाई कर देते। फिलहाल 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। 11th क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द वेक्टर ये आर कोलिनियर। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना हो कि दो वेक्टर कोलिनियर हैं, या प्रूफ करना हो पैरेलल है, या प्रूफ करना हो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, या क्या कहते हैं प्रूफ करना हो कोलिनियर, या प्रूफ करना हो पैरेलल, या प्रूफ करना हो सेम डायरेक्शन में हो, या प्रूफ करना हो कोइंसिडेंट हो, तो इस सूरत में आपको एक ही काम और बस एक ही काम करना होगा। वो काम क्या है, काम क्या करना होगा, वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, a1 अपॉन में b1, a2 अपॉन में b2 और a3 अपॉन में b3, इस तरह से करना होगा, याद रखिएगा हमेशा। तो करते हैं जरा, कहाँ गया यार, फोन में है ना, बुक इधर उधर हो जाती। जी अब जरा पढ़ के देखिए, वो क्वेश्चन हो जाएगा ना, कहाँ चला जाता है बार-बार? हाँ हो जाएगा जी, यस सर। हो जाए, ठीक 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 ठीक। 12th क्वेश्चन पर आते हैं। डायरेक्शन कोसाइन आप लोगों ने पढ़ा था, नो सर। ठीक। तो सुनिएगा अब जरा, नया जो हिस्सा है, नया जो टॉपिक है, डायरेक्शन कोसाइन। देखिए क्या होता है, बहुत बड़े ध्यान से समझिएगा, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में समझा रहा हूं।
देखिएगा, मान के चलिए डायरेक्शन कोसाइन को समझाने के लिए, किसी का बीच में मैसेज आ जाता है ना, तो ये है, मान के चलिए एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। सुनिएगा, मान के चलिए एक लाइन है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, और आपके सामने मान के चलिए मैं एक ऐसा वेक्टर बना रहा हूं, ये लाइन है वेक्टर की, और ये वेक्टर की लाइन ऐसी है जिसने क्या कर रखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज सभी, इस लाइन ने क्या कर रखा है, एक एंगल बना रखा है एक्स एक्सिस के साथ, मान के चलिए एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है अल्फा, अल्फा के बदले यहां पर θ1 लिख देता हूं, θ1। इसी लाइन ने वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रखा है, मान के चलिए θ2। भाई एक वेक्टर लाइन है ये, इसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया होगा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया होगा, और इसी ने मान के चलिए जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बना रखा है। ये लाइन सीधी खड़ी है, इसने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों के साथ एंगल बना रखा है, और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रखा है θ3। अब ये जो तीन एंगल बने हैं, कौन कौन से एंगल बने हैं, θ1, θ2, θ3। θ1, θ2, θ3 का मतलब कोई 60 डिग्री होगा, कोई 50 डिग्री होगा, कोई 90 डिग्री होगा, कोई 10 डिग्री होगा, जो भी होगा, कुछ एंगल बने हुए हैं वेक्टर के द्वारा इन तीनों लाइनों पर। अब ये ब्राउन वाली लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है θ1, θ2, θ3, अगर इन एंगल्स को हम लोग कॉस पर चेक करें कि इनकी वैल्यू कॉस पर क्या आ रही है, तो कॉस पर जो भी हमारी वैल्यू निकल करके आएगी, उन वैल्यूज को ही हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन। दरअसल कॉस की फुल फॉर्म कोसाइन होती है, जिसे हम लोग कॉस बोलते हैं, एक्चुअली में वो कोसाइन होता है। जो साइन बोलते हैं उसकी फुल फॉर्म एक्चुअली में साइन, NE भी होता है। जो इसे हम टेन बोलते हैं वो एक्चुअली में टेंजेंट होता है। जिसको हम सेक बोलते हैं उसका फुल फॉर्म एक तरह से सीकेंट होता है। कॉसेक का कॉसेक ही होता है, हालांकि कॉसेकेंट भी बोल देते हैं इसको, लेकिन कॉसेक का कॉसेक ही होता है, और कॉट का कॉट ही रहता है। तो हुआ क्या है, जरा सुनिएगा, इस क्वेश्चन में मैं जो बोलने जा रहा हूं, ये जो मेरा ब्राउन कलर की लाइन है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाए होंगे। अगर मैं इन एंगल को कॉस पर सॉल्व करूं, साइन पे नहीं, टेन पे नहीं, कॉट पे नहीं, कॉसेक पे नहीं, केवल किस पे सॉल्व करने के लिए बोला है, कॉस पर, तो कॉस पे सॉल्व करूं तो कॉस जो इनकी वैल्यू हमें देगा, उस वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों डायरेक्शन कोसाइन। इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं L, M और N से। डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करते हैं L, M, N से। और याद रखना है हमेशा कि जो डायरेक्शन कोसाइन निकलते हैं ना एक लाइन के, उन डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होता है, सभी के सभी डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होता है, याद रखिएगा हमेशा वो इक्वल होता है 1 के 1 के 1 के। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा इक्वल होता है 1 के। डायरेक्शन कोसाइन L, M, N से डिनोट किए जाते हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकलते कैसे हैं या होते क्या है, एक लाइन ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों के साथ जो एंगल बनाए हैं, उन एंगल को अगर हम कॉस में डाल दें, तो कॉस में डाल के जो भी हमें एंगल मिलता है, जो भी वैल्यू मिलती है, उस वैल्यू को ही हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। एक बात तो ये हुई, बात अभी खत्म नहीं हुई, बात अभी और भी है। पहले ये समझ में आया कि डायरेक्शन कोसाइन कह किसे रहे हैं, कहते किसे हैं, आपको पता चला किसी को कि नहीं पता चला, बोलिए जरा। किसी ने बोला भी नहीं। देखिएगा एक बार बता दूं मैं, मान के चलिए आपको एक z वेक्टर दे रखा है, उसका नाम है मान के चलिए 2i 3j,
ये मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, 13 क्वेश्चन आप बाद में कर लेंगे। ये एक वेक्टर बता रखा है 2i प्लस 3j प्लस 6k, और आपको कहा जाता है कि बताइए फाइंड इसके डायरेक्शन रेशो बताइए, और दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो देखिए डायरेक्शन रेशो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। जब भी आपसे वो पूछे कि डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन रेशो को हम जनरली एबीसी से डिनोट करते हैं। तो इसमें डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, जो आई जे के कॉफिशेंट्स होते हैं। आई जे के कॉफिशेंट्स का मतलब डायरेक्शन रेशो होगा 2, डायरेक्शन रेशो होगा 3, डायरेक्शन रेशो होगा 6। शॉर्टकट में चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशो क्या होंगे 2, 3 एंड 6, ये डायरेक्शन रेशो होंगे। लेकिन अगर मान के चलिए दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जाता है बताइए डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन हमारा होता है एल, एम और एन। एल एम एन, पहला डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन होता है बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और तीसरा डायरेक्शन कोसाइन होता है सी अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालूं तो हमें पहले देखना पड़ेगा डायरेक्शन रेशो क्या है। डायरेक्शन रेशो 2, 3, 6 है। तो जैसे पहला डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा तो 2 अपॉन में लिखूंगा मैं क्या, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 45, रूट 49, 49 का रूट आ जाएगा 7। अगला निकालेंगे तो अब अगले में क्या रखूंगा, 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर वही 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 अपॉन 7। और ये आ जाएगा c की वैल्यू क्या थी 6, 6 अपॉन में 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 अपॉन में 7। तो कुल मिला के डायरेक्शन कोसाइन जो आएंगे वो क्या क्या आएंगे, 2/7, 3/7 एंड 6/7। ये आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। शायद आपका वो भी हो जाएगा। दिमाग खराब अभी मेरा। आयुष मेरी ना पार्ट लगा देगा अगले दिन। एक गया था कि रिकॉर्डिंग देते रहिए, एक नहीं देगा। 14वें क्वेश्चन में है, वो बताना ही पड़ेगा, बता दूंगा। 14 क्वेश्चन में i प्लस जे प्लस के आपको एक वेक्टर दे रखा है। अब रेगुलर ही रिकॉर्डिंग रहे वही ठीक है। i प्लस जे प्लस के आपको एक वेक्टर दे रखा है बॉस। सबसे पहले इसको हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, z वेक्टर लेट कर लेते हैं। तो मुझे प्रूव करना है तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं 3 डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा, l, m और n। तो l क्या होगा 1 अपॉन में, क्योंकि i का कोएफिशिएंट 1 है, 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 अपॉन में रूट 3। दूसरा क्या आएगा 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में रूट 3। और इसका भी क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन में रूट 3। तो हम बस ये लिख देंगे सिंस, क्योंकि पहला डायरेक्शन कोसाइन दूसरा डायरेक्शन कोसाइन तीसरा डायरेक्शन कोसाइन, तीनों के तीनों डायरेक्शन कोसाइन इक्वल आ रहे हैं। सो i प्लस जे प्लस के इक्वली इंक्लाइंड विद ox, oy एंड oz। तीनों के साथ उसने क्या बना रखा है, इक्वल एंगल बना रखा है जी। पता चला जी? यस सर। जी।
अभी शायद मैंने सेक्शन फार्मूला आपको नहीं करवाया है, तो अभी क्वेश्चन कौन सा है? 15 अभी स्किप करिएगा, मैं अगली क्लास में बताऊंगा। अभी ज़रा इस पे आ जाइए 16 पे। 16 भी वही है, 16 नहीं 17 पर आ जाइए बच्चों, 17 पे। 15 16 होगा अगली क्लास में, सेक्शन फार्मूला भी कराऊंगा उसके बाद। अभी जो कॉन्सेप्ट कराए उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन है पहले वो कर रहे हैं। 17 पर आइएगा, 17 है। बस 2 मिनट छुट्टी कर रहा हूँ, चिंता मत करो। एक बात बताइए, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या बताया था? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस। एक राइट ट्रायंगल के बारे में आप क्या जानते हैं? जी सर। एक राइट ट्रायंगल जो होता है, उस राइट ट्रायंगल में आप हमेशा जानते हैं कि दो छोटी साइडों का स्क्वायर का जो सम होगा वो सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, इक्वल होगा। क्वेश्चन सुनिएगा जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द पॉइंट ए बी सी, ये करूंगा नहीं बस समझा रहा हूं। शो दैट द पॉइंट ए बी सी हुज पोजिशन वेक्टर्स ये रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। देखिए क्या है, मान के चलो बॉस एक ट्राइंगल दे रखा है और उस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं। आपको 3 वर्ट लिखा है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी विद पोजिशन वेक्टर ये मतलब पोजीशन, एक ट्राइंगल में 3 पॉइंट होते हैं ए बी सी। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए का पोजीशन वेक्टर को डिनोट किया गया है ए वेक्टर से, और वो दे क्या रखा है आपको? वो दे रखा है 3i माइनस 4j माइनस 4k। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी के पोजीशन वेक्टर को उन्होंने बी वेक्टर से डिनोट किया है, और वो किसके इक्वल दे रखा है? 2i माइनस j प्लस के। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, सी का पोजीशन वेक्टर को उन्होंने सी वेक्टर से डिनोट किया है, और वो किसके इक्वल है? i माइनस 3j माइनस का 5k। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, ये तीनों के तीनों पॉइंट एक राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो आपको करना क्या होगा, जरा सुनिएगा। एक ट्राइंगल के जो 3 पॉइंट होते हैं, करना क्या होगा सुनिए। सबसे पहले आपको बॉस ए बी वेक्टर बनाना होगा, फिर इसके बाद आपको बी सी वेक्टर बनाना होगा, और फिर इसके बाद आपको ए सी वेक्टर बनाना होगा। 3 वेक्टर हमने बनाने हैं, कौन कौन से? जब मैं ए बी वेक्टर बनाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए ए बी वेक्टर मतलब मैंने इस साइड का वेक्टर बना दिया, बी सी वेक्टर का मतलब मैंने इस साइड का वेक्टर बना दिया, और ए सी वेक्टर का मतलब मैंने इस साइड का वेक्टर बना दिया। सी ए भी बना सकते हैं आप। अच्छा, ए बी वेक्टर आपका कैसे बनेगा? ए बी वेक्टर बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी सी वेक्टर कैसे बनेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और ए सी वेक्टर क्या बनेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये साइडों के जो वेक्टर बना रहा हूं, आपको पता चला मैंने क्या बोला है? यस सर। तो देखिए क्या होगा। अब ए बी वेक्टर इस आप, तरह से हाँ, ए बी वेक्टर बना लेंगे, बी सी वेक्टर बना लेंगे, ए सी वेक्टर बना लेंगे। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना होगा? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप, बी सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और ए सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर मैंने मैग्नीट्यूड निकाला तो मैग्नीट्यूड निकालने का क्या मतलब हो जाता है? मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब होता है बॉस कि जैसे मान के चलिए ट्राइंगल है, अगर मैंने ए बी मैग्नीट्यूड निकाला तो मैंने ए बी साइड की लेंथ निकाल ली, बी सी मैग्नीट्यूड निकाला तो बी सी साइड की लेंथ निकाल ली, और मान के चलिए मैंने ए सी वेक्टर निकाला तो सीधी सी बात है ए सी साइड की लेंथ निकाल ली। तो इस तरह से आपको 3 लेंथ निकालनी पड़ेगी।
अच्छा, तीनों लेंथ निकालने के बाद आप देखोगे जिसमें सबसे छोटी जो लेंथ्स होंगी, जैसे सबसे छोटी है ए बी और ए सी, यहाँ पे जब निकल जाएगी आपकी, तो आपको बस ये करना होगा दो छोटी लेंथ के स्क्वायर का सम, दो छोटी लेंथ के स्क्वायर का सम एक बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल होएगा। अगर ये इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होती है कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, है ना जी। जी सर। जी सर। नहीं होगा तो कोई नहीं, मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बता दूंगा मैं, ये हो जाना चाहिए। यहीं तक कीजिएगा, यहीं तक, इसके बाद हो जाएगा सर। हाँ यहीं तक कर लीजिएगा, इसके बाद मैं आगे भेजूंगा। और मैं भी एक एक्सरसाइज भेजूंगा 24.1। उस 24.1 में जो क्वेश्चन आपको करने होंगे मैं वो भी बता देता हूं, 1 मिनट। नहीं, अभी नहीं करने होंगे उसमें से कुछ भी, अगली बार से करने होंगे। इतना ही कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद सर।